नमस्कार, रात के 9 बज रहे हैं। मास्टर स्ट्रोक आप देख रहे हैं। आपके साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। कोरोना की दूसरी लहर के बाद लोगों में तीसरी लहर का खौफ है और ऐसा इसलिए है क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा खतरा बच्चों पर है। देश में बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन बनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन सवाल यह बड़ा हो जाता है कि भाई बच्चों की वैक्सीन आने से पहले तीसरी लहर अगर आ गई तो क्या होगा, फिर हम क्या करेंगे, हम अपने बच्चों को कोरोना से फिर कैसे बचाएंगे। इस सवाल को बेहद गंभीरता से लेते हुए हमने ये जानने की कोशिश की कि अगर कोरोना में बच्चों पर आफत आई तो देश में इस वक्त उसे लेकर क्या तैयारियां हैं। आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी सरकार और सिस्टम दोनों को आगाह करने वाली रिपोर्ट्स आपको दिखाएंगे और आपके लिए ये रिपोर्ट देखना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि आप समझ सकें कि कोरोना से अपने बच्चों को बचाने में आप किस तरीके से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, आपको कैसे तैयार रहना है। कि यंग लोग इन जनरल और एसिम्प्टोमेटिक, इन्फेक्शन होती है पता ही नहीं चलता है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होंगे और हमारे बच्चे बिल्कुल एक अनप्रोटेक्टेड या एक वल्नरेबल पॉपुलेशन बन चुके हैं। कोरोना ने अगर बच्चों को निशाना बनाया तो क्या होगा? क्या तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए तैयार हैं हम? देश में इस वक्त बच्चों के इलाज के लिए क्या इंतजाम है? इस वक्त हर किसी के मन में सिर्फ इसी बात की चिंता है। इसीलिए आज हम मास्टर स्ट्रोक में आपको इसी खतरे से जुड़ी वो रिपोर्टिंग दिखाने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले नहीं देखी होगी। कोविड की तीसरी लहर की चर्चा चल रही है। कहा जा रहा है कि तीसरी लहर में सबसे ज़्यादा प्रभावित बच्चे होंगे। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो बच्चों के लिए पेडियाट्रिक और NICU जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे पास, क्या वो भारत में पूरी तरह से उतने हैं जो इस सारी परेशानी को एक साथ हैंडल कर लें। ABP न्यूज संवाददाता इस वक्त आपको जिस जगह पर नजर आ रहे हैं वो बच्चों का ICU है, यानी अस्पताल के भीतर बच्चों का इंसेंटिव केयर यूनिट। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जिस तरह अडल्ट्स यानी वयस्क लोगों के लिए ICU होता है, उसी तरह बच्चों के लिए अलग ICU होता है। यहाँ सिर्फ बच्चों का इलाज किया जाता है। 1 महीने के बच्चों के लिए नैनो ICU होता है और 1 महीने से 16 साल के बच्चों के लिए पीडियाट्रिक ICU होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना डिफरेंट होता है बड़ों का ICU और बच्चों के ICU में? इंफ्रास्ट्रक्चर तो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बच्चों बड़ों के बेड होते हैं, वो बिल्कुल अलग बेड होते हैं, फुल बेड होते हैं। अगर हम इनकी बात करते हैं, आप देख रहे हैं कि नियोनेटल बेड्स हैं, इनको हम वॉर्मर्स बोलते हैं, इंक्यूबेटर्स बोलते हैं। ऐसे पीडियाट्रिक ICU के बेड, पीडियाट्रिक बेड्स अलग होते हैं। तो नियोनेट जो 1 महीने से कम बच्चा होता है उसका बेड बिल्कुल डिफरेंट होता है। पीडियाट्रिक NICU है जिसके अंदर खड़े हुए हैं, ये नियोनेटल बेड है। तो इसके अंदर जो खास बात होती है, बच्चों को हम रखते हैं उसको टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। इवन इन्फेक्शन कंट्रोल के बहुत सारी चीज़ें हम ध्यान रखते हैं। तो टेम्परेचर और उसकी बैटल चार्टिंग बहुत सारे मॉनिटर्स पर हम लोग करते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो बच्चों के लिए ऑक्सीजन बात करें तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो अलग तरह से हम करते हैं। उनके मास्क डिफरेंट होते हैं, उनका जो इक्विपमेंट है, जैसे हम बड़ों में बाईपैप यूज़ करते हैं तो बच्चों में हम CPAP यूज़ करते हैं अगर जरूरत पड़ती है। इवन वेंटिलेटर के मॉड्स अलग होते हैं, वेंटिलेटर डिफरेंट होते हैं बहुत सारे, उनकी ट्यूबिंग्स डिफरेंट होती हैं। अम्बूज हैं, उनकी जो कैपेसिटी वो छोटी होती है, वो सोफिस्टिकेटेड होते हैं। बड़ों में बड़े ह्यूज टाइप के होते हैं। अगर बच्चों को हमें इंटूबेट करना पड़ता है, जरूरत पड़ती है, तो उनकी जो इंटूबेशन की जो लैरिंगोस्कोप वगैरह होती हैं या ब्लेड्स होते हैं, उनका साइज छोटा होता है बड़ों से। तो ये बहुत सारे डिफरेंस होते हैं। बच्चों को जब वेंटिलेटर में रखना पड़ता है तो उसमें डॉक्टरों को बेहद चौकन्ना रहना पड़ता है। बच्चों का और बड़ों का, चाहे वो केयर की बात हो, चाहे वो नर्सिंग की बात हो, वो कितना मुश्किल और कितना डिफरेंट होता है। देखिए, बच्चों में ऐसा होता है कि बच्चों में कोई बता नहीं सकता है। छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं अपने आप में बता नहीं सकते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। इसलिए जो स्टाफ NICU का होता है वेल ट्रेन एंड वेल स्पेशलाइज्ड होना चाहिए, जो न्यूबॉर्न और न्यूनेटल केयर को टेक इन केयर कर सके। एडल्ट्स में कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं, अनटिल अनलेस वो पेशेंट वेंटिलेटर या कोमेटोज ना हो तब तक तो वो अपने आप को अपडेट करेगा कि मेरे को क्या प्रॉब्लम आ रही है या मेरे को क्या चीज़ें दिक्कत आ रही है। बच्चों में पता नहीं, इसलिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्टाफ हमें NICU में लेना पड़ा। डॉक्टर DK गुप्ता और डॉक्टर निखिल ने हमें जो कुछ बताया उसका मतलब साफ था कि तीसरी लहर में अगर बच्चों पर खतरा मंडराया तो हमारे पास जो कुछ मौजूद होना चाहिए
वो है इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर, स्टाफ ट्रेनिंग, मेडिसिन और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। डॉक्टरों का कहना है कि तीसरी लहर में अगर आपके पास हथियार ही नहीं होंगे तो हम बच्चों को बचाने के लिए कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। अगर तीसरी लहर आती है तो हमें कितनी ज़रूरत पड़ सकती है, और जो स्टाफ हमें स्पेशलाइज चाहिए उसकी कितनी शॉर्टेज है और कितनी भारत में ज़रूरत पड़ सकती है अगर तीसरी लहर की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली अगर हम इंटेंसिव केयर यूनिट की बात करते हैं तो दो तरह की इंटेंसिव केयर यूनिट हमें चाहिए होती है। एक होती है एनआईसीयू, नियोनेटल आईसीयू, और दूसरा होता है पीआईसी, पीडियाट्रिक आईसीयू। नियोनेटल आईसीयू में भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 तीन तरह के होते हैं। तो लेवल 3 और लेवल 2 तो बहुत बड़े अस्पतालों में मिलते हैं, बड़े मेडिकल कॉलेजेस में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। नॉर्मली छोटे शहरों में पीएचसी लेवल पे या सीएचसी लेवल पे नहीं होते। तो डेफिनेटली बहुत कमी है, बिकॉज 70% हमारी आबादी गाँव में रहती है। उसके हिसाब से नियोनेटल आईसीयू और पीडियाट्रिक आईसीयू की डेफिनेटली बहुत कमी है। रिसर्च कहती है कि देश में 17 साल के बच्चों की कुल आबादी 51 करोड़ 48 लाख है। इसमें 10 साल तक के बच्चों की कुल संख्या 27 करोड़ 82 लाख है और 11 साल से 17 साल के करीब 23 करोड़ 65 लाख बच्चे हैं। इसलिए बच्चों के लिए वेंटिलेटर चलाने वाले ज्यादा से ज्यादा स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, ताकि फिर कहीं से ये शिकायत न आए कि वेंटिलेटर तो मिल गया लेकिन हमारे पास वेंटिलेटर चलाने वाले ट्रेंड स्टाफ नहीं है। हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड भी कर देते हैं, अगर हम वेंटिलेटर लगा देते हैं, बेड्स बना देते हैं, बॉर्मर्स लेते हैं, बट फिर भी हमें जो सबसे बड़ी चैलेंज आएगा, सरकार को उस पर फोकस करना चाहिए, वो है स्टाफ की ट्रेनिंग का। तो हमें चाहिए कि जितना भी जो करंट स्टाफ है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा है, प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वो नर्सिंग स्टाफ है, यहाँ के जीडीए हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं, रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, उनको हम नियोनेटल के लिए ट्रेन करें, पीडियाट्रिक आईसीयू के लिए ट्रेन करें कि किस तरह से हम उन बच्चों को ट्रीट करना, कैसे उनकी हमें मॉनिटर करना, कैसे उनको एग्जामिन करना, कैसे उनको ड्रग्स देनी है, क्या कैसे कैलकुलेशन करनी है, हमें क्या वेंटिलेटर सेटिंग्स होनी है, इक्विपमेंट को कैसे यूज़ करना है, कैसे हैंडल करना है। तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे पास मान लीजिए सब कुछ हो, हथियार, हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और हमारे पास सारे हथियार हैं, बट उनकी ट्रेनिंग नहीं, उनको चलाना कैसे है, तो भी प्रॉब्लम आ सकती है। हम एनआईसीयू को समझ रहे थे कि आखिर एनआईसीयू क्या होता है। चलिए अब हम देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो पीआईसीयू होता है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या ज़रूरतें होती हैं और क्या क्या चीज़ें अभी सरकार को और करने की ज़रूरत है। ये वो आईसीयू है जहां 1 साल से 16 साल तक के बच्चों का इलाज होता है। वैसे तो ये नॉन कोविड आईसीयू है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ रिपोर्टिंग के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखा है। नवजात बच्चों के आईसीयू से अब हम कुछ बड़े बच्चों के लिए आईसीयू यानी पीडियाट्रिक आईसीयू में पहुँच चुके हैं। डॉक्टर साहब, ये आईसीयू कितना डिफरेंट है? जैसे हमने अभी नवजात शिशुओं को आईसीयू देखा, उनके बेड अलग होते हैं, उनके बॉर्मर्स होते हैं जिनमें रखते हैं, जिनमें टेम्परेचर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो इसलिए हमें बच्चों को, नवजात शिशुओं को एक इनक्यूबेटर या उनको बॉर्मर्स में रखे थे। ऐसे जो बड़े बच्चे होते हैं, जो 1 साल से बड़े बच्चे हैं, उनको हम नॉर्मल पीडियाट्रिक बेड्स होते हैं, तो थोड़ा साइज छोटा होता है एडल्ट बेड से, और जो 12 साल से ऊपर बच्चे होते हैं उनको हम एडल्ट साइज बेड पर ही रखते हैं। ये तो सिर्फ बात हो गई बेड की। बेड के अलावा और कौन कौन सी चीज़ें होती हैं जो बच्चों और बड़ों में फ़र्क होता है? जी बिल्कुल। तो जैसे अगर बच्चे को, किसी को निमोनिया हो, बड़े को निमोनिया हो, तो दोनों का मैनेजमेंट अलग है। बड़े में जो होता है कि हम लोग ऑक्सीजन फ्लो देते हैं, जैसे नॉर्मल ऑक्सीजन, तो बच्चों में हम ऑक्सीजन वहीं से शुरुआत करते हैं, लेकिन बड़ों में ऑक्सीजन जब ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो हम उनको बाईपैप पर रखते हैं, बच्चों में हम उसको सीपैप पर रखते हैं। अगर हम बात करेंगे बच्चे को अगर वेंटिलेटर पर रखना है तो बाकी जो सपोर्टिव चीज़ें हैं वो क्या चाहिए होती हैं। ऐसे ही जैसे हम ट्यूब्स वगैरह की बात करते हैं, तो बच्चों की ट्यूब बहुत छोटी होती है, जो नियोनेटर की हम बात कर रहे थे। बड़े बीच थोड़े बड़े बच्चे तो उनका बिल्कुल अलग होता है। अगर कोई टीनेजर है तो उसके लिए बड़ी ट्यूब चाहिए होती है, अगर हमें इंटूबेट करके उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है वेंटिलेटर थ्रू। ऐसे ही बच्चों को अगर इंटूबेट करना पड़ता है तो बच्चों के लिए इस तरह की लेरिंगोस्कोप चाहिए होती है हमें। बड़ों के लिए, या जो 18 साल के बच्चे हैं, 12 साल के बच्चे हैं, 15 टीनेजर्स हैं, उनके लिए हमें बड़ी लेरिंगोस्कोप चाहिए होती है, जिसके डाल के हम लोग इंटूबेट करते हैं। ऐसे ही अगर हमें ऑक्सीजन देनी पड़ती है, सडनली बच्चा कोई कोलैप्स कर गया इंटूबेट करने से पहले, तो उसके लिए अम्बू करते हैं। तो बच्चों का अम्बू अलग होता है, जिस तरह से देख रहे हैं हम लोग। ऐसे ही बड़े बच्चों जो होते हैं, जो टीनेजर होते हैं, उनका बिल्कुल अम्बू अलग होता है। ग्राउंड पर जो हालात दिखते हैं उससे लगता नहीं कि हम बच्चों को तीसरी लहर से बचाने के लिए तैयार हैं। इसीलिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण ने 3 अलग-अलग चिट्ठियां लिखी हैं। आयोग ने आईसीएमआर को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में आयोग ने कहा है कि आप कोरोना संक्रमित बच्चों के उपचार और क्लिनिकल प्रबंधन से जुड़े प्रोटोकॉल साझा करें। इन प्रोटोकॉल को आगे राज्यों के बाल संरक्षण आयोगों के पास भेजा जाएगा। तो एनएसयू जो बच्चों के पीडियाट्रिक वार्ड्स है, वहाँ पे इंक्यूबेटर्स या फोटोथेरेपी या जो भी मशीनें बच्चों के जीवन को बचाने के लिए काम आती हैं, उनकी जानकारी इकट्ठी करने के लिए फॉर्मेट्स भेजे हैं कि 7 दिन के अंदर राज्य सरकारें आयोग को यह अवगत कराए कि कितनी मशीनें बंद हैं, कितनी मशीनें फंक्शनल हैं और उनका एनुअल मेंटेनेंस हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम इस प्रकार तैयारियों को चाक चौबंद करने की दृष्टि से काम करते हैं।
आयोग ने दूसरी चिट्ठी केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण को लिखी है। बच्चों और शिशुओं के लिए एम्बुलेंस सेवा के बारे में जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जाएं। तीसरी चिट्ठी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों को लिखी गई है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना से संबंधित अपने राज्य का डेटा तैयार करने के लिए नोडल अफसर की तैनाती करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे लेकर पहले ही जिला अधिकारियों से मीटिंग में भी कह चुके हैं। देश में कोरोना के संक्रमण का कितनी जनसंख्या पर असर पड़ा है, इसे लेकर ICMR ने कोरोना की पहली लहर के दौरान एक सर्वे कराया था, जिसे सीरो सर्वे कहते हैं। सीरो सर्वे के आखिरी जो नतीजे आए थे, उसके मुताबिक संक्रमित होने वालों में बच्चों की संख्या काफी थी। सीरो सर्वे के नतीजे कहते हैं कि देश में 10 से 17 साल के 25.3% बच्चों में कोविड-19 के एंटीबॉडीज मिले, यानी हर 4 में से एक बच्चे के शरीर में कोविड-19 के एंटीबॉडीज मिले। लेकिन दूसरी लहर में सीरो सर्वे कराया ही नहीं गया। स्वास्थ्य मंत्रालय तो पहले ही इस बात की आशंका जता चुका है कि कोरोना की तीसरी लहर बच्चों को टारगेट कर सकती है। देश की तमाम अदालतें इसे लेकर फिक्रमंद हैं। दिल्ली सरकार कह चुकी है कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को बचाने के लिए विशेष टास्क फोर्स बनाएगी, लेकिन सवाल यह है कि पूरे देश में इसे लेकर क्या तैयारी है। पास NICU या PICU है, वो अभी के मरीजों को हैंडल करने के लिए पर्याप्त हैं या अभी ही शॉर्टेज है तो बाद में क्या होगा, क्या सिचुएशन है अभी? नहीं, अच्छी बात यह है कि इस वाली करंट दूसरी लहर में बच्चे बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड नहीं है, और बच्चे इन्फेक्टेड भी हैं तो बहुत सीरियस नहीं है, तो इसलिए पीडियाट्रिक ICU की जरूरत कम पड़ रही है। और नियोनेटल ICU में वैसे भी कम पड़ती है, बिकॉज नियोनेटल बच्चा नॉर्मली रेयरली न्यूबॉर्न इन्फेक्ट होता है। अगर मदर इन्फेक्टेड है तभी बच्चा इन्फेक्ट होगा, अदर इन्फेक्टेड नहीं होगा। तो अभी के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ फ्यूचर में तीसरी वेव आती, उसमें जो हम अंदाजा लगा रहे हैं, चूँकि ज़्यादातर एडल्ट वैक्सीनेट हो जाएंगे, अब बच्चे अभी तक कम एक्सपोज रहे हैं पहली और दूसरी लहर में। तीसरी लहर में चांसेस है बिकॉज या तो एडल्ट इन्फेक्टेड हो चुके होंगे या उनको वैक्सीनेट वैक्सीन लग गया होगा। तो तीसरे जो वल्नरेबल पॉपुलेशन होगी, जो हाई रिस्क पॉपुलेशन होगी, जो वर्जिन पॉपुलेशन होगी, वो हमारे बच्चे ही होंगे, खास करके 18 साल से कम वाले बच्चे। तो उनको बचाने के लिए हमें NICU और PICU को सुदृढ़ करने की जरूरत है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरा देश कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहा है। PM देश के साथ साथ अपनी कर्मभूमि वाराणसी पर भी नजर रखे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने आज वाराणसी के कोरोना वॉरियर्स से बात की और जमीनी हकीकत समझी। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में कोरोना को जिस तरीके से मात दी गई है, उसके लिए PM ने सभी कोरोना योद्धाओं की तारीफ की और उस काशी मॉडल का भी जिक्र किया। तो आखिरकार क्या है ये काशी मॉडल जिससे मोदी की कर्मभूमि में कोरोना को हराया गया? जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। आप सभी ने एक एक मरीज की जीवन रक्षा के लिए दिन रात काम किया। बनारस ने जिस तरह इतने कम समय में खुद को संभाला है, आज पूरे देश में उसकी चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी मॉडल की तारीफ करते नहीं थक रहे। आज प्रधानमंत्री ने वाराणसी के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर कोरोना की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने वाराणसी में कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों के लिए वाराणसी प्रशासन की जमकर तारीफ की। दरअसल बाबा भोलेनाथ की नगरी वाराणसी भी देश के बाकी जगहों की तरह कोरोना की दूसरी लहर से कराह रही थी। व्यवस्थाएं ध्वस्त हो जा रही थी। हर रोज आ रहे 2000 से ज्यादा मरीज मिल रहे थे और अस्पताल में बेड, इंजेक्शन और ऑक्सीजन गायब होने लगी। हर जगह ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी। हर तरफ शिकायतें मिलने लगी। वाराणसी में बेकाबू होते हालात को काबू करने के लिए एक्शन में आए DM कौशल राज। दरअसल वाराणसी के DM कौशल राज शर्मा ने एक अनूठे मॉडल पर काम करना शुरू किया, जिसमें वैश्विक महामारी में भी जनता का शोषण करने वालों के खिलाफ बिना FIR लिखाए, बिना सीज किए और किसी भी सेवा के प्रभावित हुए बिना ही सब कुछ पटरी पर लाने की सोच थी। प्रशासनिक निपुणता की मिसाल बना वाराणसी का ये मॉडल अब देश भर में सुर्खियां बटोर रहा है। कोरोना को रोकने का काशी मॉडल। कारोबारियों के साथ मिलकर वाराणसी के अलग अलग इलाकों में बाजार बंद करने का फैसला किया गया। वाराणसी को गलियों का शहर कहते हैं। यहाँ एक दिन चूड़ी वाली गली बंद तो अगले दिन कचौड़ी वाली गली बंद की गई। योगी सरकार के वीकेंड लॉकडाउन के फैसले से पहले ही वाराणसी में ये सब लागू हो चुका था। यूपी के बाकी जिलों से अलग वाराणसी में प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी एक अलग मॉडल तैयार किया गया। वाराणसी में नोडल अफसर की जगह इन्फोर्समेंट कमेटी बनाई गई।
कमेटी में इनकम टैक्स, जीएसटी, सप्लाई और पुलिस विभाग और पुलिस के अफसरों को मेंबर बनाया गया। दवा की कालाबाजारी और अस्पतालों में मरीजों से अधिक पैसा लेने की शिकायतें निपटाने की जिम्मेदारी इस कमेटी को दी गई। ये तय हुआ कि न तो अस्पताल सीज किए जाएंगे, न ही उन पर केस होगा। यही सोच दवा दुकानदारों के लिए भी बनाई गई। इसके पीछे तर्क यही था कि अगर अस्पताल और डॉक्टरों को केस मुकदमे में फंसाया गया तो फिर कोविड के इलाज में परेशानी हो सकती है। इस मॉडल से फायदा ये रहा कि कोरोना की पहली लहर में सिर्फ 6 तो दूसरी लहर में 52 प्राइवेट अस्पताल कोविड वार्ड बनाने को तैयार हो गए। वाराणसी के डीएम ने सख्त हिदायत दी थी कि ना तो एफआईआर होगा, ना ही किसी अस्पताल को सीज किया जाएगा और ना ही किसी को परेशान किया जाएगा, लेकिन सिस्टम को चुस्त दुरुस्त कर लिया जाएगा। इसका फायदा ये हुआ कि दवाओं की कालाबाजारी रुकी और साथ ही अस्पतालों से ज़्यादा पैसा वसूले जाने की शिकायतें भी कम होने लगी। और इसीलिए मई के पहले हफ्ते से ही अस्पतालों में ओवर चार्ज करने की जो कंप्लेंट थी, जो शिकायतें थी, वो बहुत हद तक घट चुकी थी। एनफोर्समेंट का नतीजा ये हुआ कि ओवर प्राइसिंग बंद हो गई है। अस्पतालों ने सारे रेट भी डिक्लेयर कर दिए हैं। आगे की कोविड वेव के लिए भी सबको साथ लेके चलना है, इसलिए सबको कोर्डियल तरीके से आगे लेके चल रहे हैं। वाराणसी में बहुत ही मॉडर्न मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया, वो इन तस्वीरों से जाहिर है। प्रधानमंत्री ऑफिस यानी पीएमओ के साथ साथ लखनऊ से सीएम ऑफिस भी लगातार वाराणसी की मॉनिटरिंग करता रहा है। शहर की व्यवस्था से लेकर कोरोना को लेकर तमाम एजेंसियां एक दूसरे के संपर्क में रहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो खुद वहां का दौरा किया और कामकाज को देखा। अगर वाराणसी में कोरोना से निपटने में गड़बड़ी होती तो फिर पीएम नरेंद्र मोदी पर भी उंगलियां उठती। इसीलिए वहां हालात बेहतर होने पर मोदी अब वाराणसी मॉडल का गुणगान कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि बनारस का इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर भी बहुत व्यवस्थित तरीके से काम कर रहा है। आपने जिस तरह से टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया, सभी जरूरी व्यवस्थाओं को मरीजों और आम लोगों के लिए सुलभ बनाया, वो अनुकरणीय है। इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। मैं उन सभी लोगों को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों के प्रति सांत्वना व्यक्त करता हूं। वाराणसी के चिकित्सकों से पीएम नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बातचीत की। पीएम इस बातचीत के दौरान भावुक हो गए और उन्होंने कोरोना के कारण जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। वाराणसी में कोरोना की दूसरी वेव के लिए तो काशी मॉडल की तारीफ हो रही है, लेकिन अभी भी खतरा कम नहीं हुआ है। अगर लोगों ने थोड़ी सी भी ढिलाई बरती तो हालात बिगड़ने में देर नहीं लगती। ऐसे में जरूरत है कोविड रोकथाम के नियमों का लगातार पालन करते रहना सबसे बड़ी रणनीति है। ताजा रिसर्च के मुताबिक कोरोना का वायरस हवा में 10 मीटर तक फैल सकता है। अगर आप अभी तक समझते थे कि हवा में सिर्फ 2 मीटर दूर तक कोरोना का वायरस जा सकता है, तो अपनी जानकारी दुरुस्त कर लीजिए। नई रिसर्च कहती है कि कोरोना का वायरस हवा में 10 मीटर दूर तक फैल सकता है। केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के मुताबिक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना फैलने के 2 जरिए हैं। पहला है ड्रॉपलेट्स और दूसरा है एरोसॉल्स। रिसर्च कहती है कि ड्रॉपलेट्स के मुकाबले एरोसॉल्स ज्यादा दूर तक जाते हैं। सबसे पहले समझिए कि एरोसॉल्स क्या हैं। जब हम बोलते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं, गाते हैं, कोई भी तरह से हमारे मुंह से और नाक से जो सलाइवा के स्मॉल पार्टिकल्स निकलते हैं, वो कुछ 5 माइक्रोन से बड़े साइज के होते हैं, जिनको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं, जो माना जाता है कि 2 मीटर के डिस्टेंस के अंदर गिर जाते हैं। लेकिन उसके साथ कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स भी निकलते हैं, जिनको हम एरोसॉल कहते हैं, जिसको आप एक तरह से धुआं जैसा समझ लीजिए। जो अब ये क्लियर कट रिसर्च है कि वो करीब करीब 10 मीटर तक फैल जाते हैं। इसे एनिमेशन के जरिए समझिए। जैसे ही कोई व्यक्ति बोलता है, छींकता है या फिर खांसता है, तो उसके मुंह से निकलने वाला सलाइवा ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल्स के रूप में कुछ देर तक हवा में तैरते हैं। ड्रॉपलेट्स 2 मीटर दूर तक जाते हैं, जबकि एरोसॉल्स 10 मीटर दूर तक हवा में जा सकते हैं।
संक्रमित व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है या फिर उसकी रिपोर्ट नेगेटिव भी है, यानी वो एसिम्प्टोमेटिक है, उसके मुंह से निकले ड्रॉपलेट्स या फिर एरोसॉल्स आप तक ना पहुंचे, इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातों का ख्याल रखना है। सरकार की नई गाइडलाइंस के मुताबिक इंडोर जगहों पर संक्रमण का ज्यादा खतरा होता है, वेंटिलेशन वाली जगहों पर थोड़ा खतरा कम होता है। घर या दफ्तर में वेंटिलेशन का पूरा ख्याल रखें। घर के दरवाजे और खिड़कियां खोल कर रखें। एग्जॉस्ट पंखों का इस्तेमाल भी फायदेमंद होगा। सेंट्रली एयर कंडीशन जगहों पर एयर फिल्टर पर ध्यान देना जरूरी। जो हम लोगों के शहरों में घर हैं, अगर खिड़की दरवाजे हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा खोल के रखें। अगर आपने एसी भी ऑन किया है, विंडो एसी ऑन किया है और आपने विंडो एसी ऑन करके कमरे को बिल्कुल दरवाजे खिड़की बंद रखे हैं, तो जितने लोग वहां पर कमरे में हैं, अगर एक भी व्यक्ति संक्रमित है तो उनके संक्रमण का खतरा ज्यादा है। लेकिन एसी ऑन के साथ अगर आपने खिड़की दरवाजे खोल दिए तो वो संक्रमण का खतरा कम हो गया। इन सब चीजों के साथ सबसे जरूरी है मास्क। मास्क के लिए 2 गाइडलाइंस हैं। या तो आप N95 मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो फिर डबल मास्क लगाएं। डबल मास्क में सर्जिकल मास्क और कपड़े का मास्क एक साथ पहनें। N95 मास्क 95% से ज्यादा 0.3 माइक्रोन पार्टिकल्स को फिल्टर कर देता है। सर्जिकल मास्क 60% रेस्पिरेटरी पार्टिकल्स को छानने की क्षमता रखता है। कपड़े का मास्क 40 से 50% तक कारगर होता है। सर्जिकल मास्क और कपड़े के मास्क को मिलाकर पहने तो 80 से 85% असरदार होता है। आइडियली अंदर एक सर्जिकल मास्क और उसके ऊपर क्लॉथ मास्क हो। अगर आपके पास सर्जिकल मास्क नहीं है तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है कि आप दोनों डबल लेयर या ट्रिपल लेयर क्लॉथ मास्क ले लें। एक पतली सी सिंगल लेयर कपड़े की जो अक्सर लोग लगाते हैं या चुन्नी को लगा लेते हैं जिसमें जाली होती है, उससे कोई प्रोटेक्शन नहीं आएगा। कम से कम डबल लेयर क्लॉथ मास्क। सीडीसी की गाइडलाइंस के मुताबिक N95 मास्क के साथ आपको किसी दूसरे मास्क को लगाने की जरूरत नहीं है। समंदर की लहरों में डूबे बार्ज P305 में सवार लोगों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। अब तक 51 शव मिल चुके हैं। 24 लोगों की तलाश अभी भी की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस सब के बीच यही कि ताउते की चेतावनी करीब 1 हफ्ते पहले दी जा चुकी थी। बावजूद इसकर बार्ज पर जो लोग सवार थे उन्हें सुरक्षित स्थान पर क्यों नहीं भेजा गया? बार्ज से जुड़ी कंपनियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने को कोई भी तैयार नहीं है। इसीलिए एबीपी न्यूज ने इस हादसे की पड़ताल शुरू की है। हमारी टीम उन सभी कंपनीज के दफ्तर तक पहुंची जो इस बार्ज से जुड़ी हुई थी। ये कतार ना तो कोरोना टेस्ट की है, ना ही वैक्सीन के लिए, बल्कि ये लोग अपनों के शव के इंतजार में खड़े हैं। ये मुंबई के जेजे अस्पताल का मुर्दा घर है और ये लोग बार्ज P305 हादसे में मारे गए लोगों के शवों को लेने आए हैं। बार्ज हादसे में 4 दिन गुजर जाने के बाद भी अब तक समंदर में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नेवी और कोस्ट गार्ड्स के लोग अब भी लोगों की तलाश में हैं। बार्ज हादसे में नेवी की जाबाजी से 186 लोग बचाए गए और अब तक 51 लोगों के शव मिले हैं। 24 लापता लोगों की तलाश जारी है। अब तक मिले शवों में 23 लोगों की ही शिनाख्त हो सकी है। अरब सागर में बार्ज P305 हादसे में बार्ज के चीफ इंजीनियर रहमान शेख की शिकायत के आधार पर मुंबई के येलो गेट पुलिस स्टेशन ने FIR दर्ज कर लिया है। FIR में बार्ज के कप्तान राकेश वल्लभ सहित अन्य लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। इन सभी पर आरोप है कि मौसम विभाग की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए कर्मचारियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया। बार्ज हादसे पर सवाल उस दिन ही शुरू हो गए जब बार्ज पर काम करने वाले कर्मचारियों को नेवी मौत के मुंह से निकाल कर लाई। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसे लेकर बार्ज से जुड़ी कंपनियों और कैप्टन पर उंगली उठ रही है। पुलिस की FIR में कैप्टन राकेश वल्लभ का नाम लिखा गया है, लेकिन बार्ज की मालिक डरमस्ट एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी है और बार्ज ऑपरेट एफकॉन्स नाम की कंपनी कर रही थी, इसलिए ये दोनों भी सवालों के घेरे में हैं। लगातार पिछले 4 दिनों से प्रयास किया कि हम एफकॉन कंपनी के अधिकारियों की प्रतिक्रिया लें, जिसके लिए हम यहां उनके दफ्तर पर पहुंचे हुए थे। हमने जब फोन पर लगातार संपर्क किया तो एफकॉन कंपनी के जो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक प्रेस रिलीज हमें दिया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने जो जिम्मेदारी है वो जहाज के कैप्टन पर डाल दी है। एफकॉन कंपनी ने ये भी जानकारी दी कि
तय करार के मुताबिक बार्ज की सेफ्टी की जिम्मेदारी या तो बार्ज के मालिक पर होती है या फिर मास्टर की होती है। सभी को पहले से पता था कि तूफान आने वाला है। एफकॉन कंपनी के सैकड़ों कर्मचारी जहां बार्ज पर काम कर रहे थे, जहाज पर कार्यरत थे, ओएनजीसी के लिए काम कर रहे थे, तो आखिरकार इस कंपनी ने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा क्यों सुनिश्चित नहीं की? हादसे को लेकर एक प्रेस रिलीज जारी कर एफकॉन्स जिस तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा है और जिस तरह से बार्ज से जुड़ी दोनों कंपनियों ने चुप्पी साध रखी है, इसे देखते हुए एबीपी न्यूज ने पड़ताल शुरू की। हमारे संवाददाता मृत्युंजय सिंह सबसे पहले एफकॉन्स के दफ्तर पहुंचे। सिक्योरिटी नमस्कार, एबीपी न्यूज से हूँ। ऑफिस बंद है कोविड की वजह से। हाँ, बंद है ऑफिस। कोई भी नहीं ऑफिस का? कोई नहीं है। कोई तो होगा। कोई नहीं है सर। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का कोई नहीं है। कंपनी बंद है कोविड के लॉकडाउन से। प्लीज बाहर जाइए। नहीं, कोई तो ऑफिस का कोई इंचार्ज होगा। कोई नहीं है, प्लीज बाहर जाइए। हम बाहर जा रहे हैं, मतलब कोई तो होगा। इतनी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, सब कुछ चल रहा है, कोई तो होगा। तो बंद है ना बिल्डिंग का मैनेजर? कोई नहीं है, कोई नहीं है। कंपनी बंद हो गई है? कंपनी बंद हो गई है, हम लोग की खाली। एफकॉन्स का पक्ष जानने पहुंचे हमारे संवाददाता को कंपनी के गेट के अंदर ही नहीं घुसने दिया गया। कोरोना की दलील लेकर ये बताया गया कि कंपनी बंद है, लेकिन हमने यहाँ जमे रहने का फैसला किया तो तस्वीर कुछ और ही नजर आई। सुरक्षा कर्मी बता रहे हैं कि कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि ये एसेंशियल सर्विसेज में आता है। कंपनी लगातार कार्यरत कर रही है। ये पिछले कुछ समय तक बाकायदा काम हो रही थी। सभी जानते हैं कि किस प्रकार से बार्ज पर सैकड़ों कर्मचारी काम कर रहे थे, कंपनी काम कर रही थी। लेकिन यहाँ अब बताया जा रहा है कि लॉकडाउन की वजह से और कोरोना की वजह से दफ्तर बंद कर दिया गया है। हालांकि सुबह से हम देख रहे हैं कि तमाम जो गाड़ियों की आवाजाही है, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की आवाजाही यहाँ पर देखने को मिल रही है। सुरक्षा कर्मी किसी भी मीडिया कर्मी को गेट के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि कोविड की वजह से कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। एफकॉन्स के दरवाजे पर खड़े होकर एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह ने हादसे पर कंपनी के लोगों से बात करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कंपनी बार बार लॉकडाउन का बहाना करती रही। इसके बाद हमने फोन के जरिए उनसे संपर्क किया। सबसे पहले हमने उस नंबर को डायल किया जो कंपनी ने बार्ज हादसे के पीड़ितों के लिए जारी किया है। हमारे पास कुछ संपर्क नंबर मिले हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये एफकॉन के करणदीप हैं, हम उनसे बात करेंगे। आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये, कृपया थोड्या वेळाने पुन्हा कॉल करा। हम लगातार इस नंबर पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ये नंबर कोई उठाता ही नहीं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस व्यक्ति का नंबर उन पीड़ित परिवारों को भी दिया गया है जिनसे इन्हें बात करनी है, जो अपने परिवार के सदस्यों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, जो इस हादसे का शिकार हुए हैं। जब ये फोन ही नहीं उठा रहे हैं तो कल्पना कीजिए कि उन परिवारों की स्थिति क्या होगी, उन्हें क्या जानकारी मिल रही होगी। करणदीप के नंबर पर कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर हमने एफकॉन्स की ओर से जारी एक और हेल्पलाइन नंबर पर फोन किया। ये फोन उठा जरूर, लेकिन उनका जवाब भी आप सुन लीजिए। ये प्रसून गोस्वामी है एफकॉन कंपनी के, हम उनसे बात करते हैं। हेलो, प्रसून जी बोल रहे हैं? हाँ जी, कौन? प्रसून जी, मैं मृत्युंजय सिंह बोल रहा हूँ, एबीपी न्यूज रिपोर्टर। अच्छा, हाँ जी बताइए। जी, बस ये जानना था कि एफकॉन कंपनी से कोई हमें इंटरव्यू देने के लिए हम प्रयास कर रहे थे कि कोई हमसे बात कर सके। सर, ये तो हेल्पलाइन नंबर है, इट इज मेनली फॉर द फैमिली। तो आप लोग ऑथराइज नहीं है बात करने के लिए मीडिया से? नहीं, कौन बात कर सकता है एफकॉन कंपनी की तरफ से? सर, इसीलिए यू कैन अप्रोच एक बार जो हमारा वेबसाइट है ना, हाँ, उस पे मैंने आपके कॉल नंबर्स और ईमेल आईडी पे मेल भी किए और कांटेक्ट भी किया, मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। ठीक है सर, मैं एक बार बात करता हूँ इंटरनली, आई विल गेट बैक टू यू सर। ठीक है, ओके। ये कह रहे हैं कि ये जो टोल फ्री नंबर मदद के लिए जारी किया गया था वो नंबर है, वो ऑथराइज नहीं है मीडिया से बात करने के लिए, और उन्होंने कहा कि वो अंदरूनी तौर पर अपने ऑफिस में ये बात रखेंगे और वापस से मुझसे बात करने की कोशिश करेंगे। हेल्पलाइन नंबर ने जब हादसे पर बात करने से इनकार कर दिया तो हमने एफकॉन्स के कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन को फोन किया। मेरे पास नंबर है एफकॉन कम्युनिकेशन का, इस अलग अलग कर्मचारी काम करते हैं, तो कौन है, हम उनसे बात करते हैं। आपण कॉल करत असलेली व्यक्ती उत्तर देत नाहीये। ये पिछले 4 दिनों से हो रहा है।
जब से ये घटना हुई है हम लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनके कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का नंबर है, जहां से मीडिया को या पीड़ित परिवारों को सूचना मिलनी चाहिए, लेकिन उन्हें सूचना नहीं मिल रही है। एक बार फिर से हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने की। एफकॉन्स कंपनी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हमने उन्हें मेल किया हुआ है। हम लगातार फोन पर संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उनके दफ्तर के भी चक्कर लगाए, लेकिन कोई आधिकारिक जवाब नहीं आ रहा है। बार्ज P305 हादसे पर एफकॉन्स ने अब तक सिर्फ एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर सारी जिम्मेदारी कैप्टन और बार्ज का मालिकाना हक रखने वाली कंपनी पर डाल दिया है और खुद को जिम्मेदारी से अलग कर लिया है। ये कंपनियां इसकी टोपी उसके सिर क्यों कर रही हैं? ये समझने के लिए इनका कामकाज समझना होगा। बार्ज P305 डरमस्ट एंटरप्राइजेस का था, जिसके मालिक प्रमण नाइक हैं। एफकॉन्स ने डरमस्ट से बार्ज किराए पर लिया था। इस बार्ज पर काम करने वाले सभी कर्मचारी एफकॉन्स के थे। अब एफकॉन्स का कहना है कि बार्ज की सुरक्षा से जुड़ी सारी जिम्मेदारी कैप्टन और डरमस्ट एंटरप्राइजेस की है। इस तरह एफकॉन्स अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है। एफकॉन्स इस हादसे का ठीकरा डरमस्ट एंटरप्राइजेस पर फोड़ रही है। इसलिए P305 हादसे की पड़ताल में हमारा अगला पड़ाव था डरमस्ट एंटरप्राइजेस का दफ्तर। एक रिहायशी इलाके में चल रहे इस दफ्तर को भी हमारी टीम ने खोज निकाला। ये जो P305 बार्ज था, ये डरमस्ट एंटरप्राइजेस कंपनी का था। हम उस कंपनी की पड़ताल के लिए पहुंचे हैं। मुंबई के विले पार्ले इलाके में एक 4 मंजिला इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर इसका दफ्तर है। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये हम इस इमारत की दूसरी मंजिल पर पहुंचे हैं और ये है ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड। इसी कंपनी के अंतर्गत डरमस्ट एंटरप्राइजेस लिमिटेड कंपनी चलती थी। डरमस्ट एंटरप्राइजेस का दफ्तर एक रिहायशी इमारत की दूसरी और तीसरी मंजिल पर है। हम सबसे पहले इसकी दूसरी मंजिल पहुंचे। यहाँ कंपनी के बाहर लगे बोर्ड और लोगों की नेम प्लेट तो जरूर मौजूद है, लेकिन दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। जो बार्स था वो इस कंपनी की तरफ से प्रोवाइड किया गया था, उपलब्ध कराया गया था। ओशियन डाइविंग सेंटर लिमिटेड, देखिए यहाँ पर ताला लगा हुआ है। हमें जो जानकारी मिल रही है कि बताया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर नहीं आया है। ऐसा भी हो सकता है कि लॉकडाउन की वजह से यह बंद हो, लेकिन ये जो कंपनी है वो ऑपरेट कर रही थी, यही बार्ज चला रही थी। बार्ज P305 डरमस्ट कंपनी का था और एफकॉन्स हादसे के लिए सीधे तौर पर डरमस्ट को जिम्मेदार बता रही है। इसके बावजूद डरमस्ट एंटरप्राइजेस की ओर से अब तक कोई बयान नहीं आया है। कंपनी के दफ्तर पर ताला पड़ा है और कंपनी से जुड़ा कोई शख्स इस मामले पर कंपनी का पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए आप, तीसरी कंपनी का ओशियन डाइविंग सेंटर्स लिमिटेड, उसी के नीचे लिखा गया है नाइक बिजनेस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि प्रमण नाइक जो इस कंपनी के मालिक हैं, जिनकी ये बार्ज थी, उनसे हम लगातार संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अब हम जब उनके दफ्तर पहुंचे हुए हैं तो देखिए यहाँ ताला लगा हुआ है। बार्ज को संभालने की जिम्मेदारी, उस पर जो कार्यरत कर्मचारी थे उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इस कंपनी की बनती थी, लेकिन इस कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी लापता नजर आ रहे हैं। तूफान की पहले से चेतावनी के बाद भी बार्ज और उसमें काम करने वाले कर्मचारियों को सुरक्षित जगह क्यों नहीं लाया गया? इस सवाल का जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएगा। हालांकि ONGC की ओर से जारी एक बयान में हादसा कैसे हुआ, इसकी कुछ तस्वीर साफ जरूर हुई है। ONGC के बयान के मुताबिक बार्ज के सभी एंकर खोल दिए गए थे, लेकिन एंकर के खुलते ही तेज हवा से बार्ज अनियंत्रित होकर बहने लगा और ONGC के खाली प्लेटफॉर्म से टकरा गया। इसी टक्कर की वजह से हादसा हुआ। ONGC ने ऐलान किया है कि वो हादसे में मारे गए लोगों के परिवार वालों को 2 लाख और जख्मी लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा देगी। इसके साथ ही एफकॉन्स ने भी कर्मचारियों को मुआवजा देने का भरोसा दिलाया है। अरब सागर के बॉम्बे हाई फील्ड में बहुत सारे बार्ज और ऑयल रिग काम करते हैं। ज्यादातर वक्त रहते सुरक्षित जगह पर आने की वजह से बहुत बड़ा हादसा नहीं हुआ। अब बंगाल की खाड़ी में एक भयंकर तूफान की आमद हो रही है, लिहाजा बार्ज हादसे से सीखकर ऐसे इंतजाम करने की जरूरत है जिससे कि ऐसा हादसा ना हो सके। और क्या बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच बदले की राजनीति हो रही है? क्या दोनों एक दूसरे के नेताओं पर सरकारी एजेंसियों के जरिए अपना हिसाब चुकता कर रहे हैं? टीएमसी के 4 नेता सीबीआई जांच से घिरे हुए हैं, जबकि बीजेपी सांसद राज्य की सीआईडी से। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज टीएमसी के 4 नेताओं को पूरी राहत देने से मना कर दिया।
नारदा घोटाले के आरोपी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिरहाद हकीम और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चैटर्जी को आज भी राहत नहीं मिली। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के इन 4 नेताओं को हाउस अरेस्ट में रहने का आदेश दिया है। इनमें से 2 नेता तो ममता सरकार में मंत्री भी हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट की ये बेंच फैसला सुनाने को लेकर बंटी हुई दिखाई दी। जस्टिस अरिजीत बैनर्जी जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल इसके खिलाफ थे। इसलिए इस मामले में अभी बड़ी पीठ सुनवाई करेगी। तब तक के लिए टीएमसी के नेताओं को नजरबंद रहने का आदेश दिया गया है। हालांकि इस दौरान वो कार्यालय से संबंधित काम कर सकते हैं। नारदा घोटाला क्या है ये आपको बताते हैं। क्या है नारदा घोटाला? साल 2016 में बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले नारदा स्टिंग टेप सार्वजनिक किए गए थे। ऐसा दावा किया गया था कि ये टेप साल 2014 में रिकॉर्ड किए गए थे। इसमें टीएमसी के मंत्री, सांसद और विधायक की तरह दिखने वाले व्यक्तियों को कथित रूप से एक काल्पनिक कंपनी के प्रतिनिधियों से कैश लेते दिखाया गया था। ये स्टिंग ऑपरेशन नारदा न्यूज पोर्टल के मैथ्यू सैमुअल ने किया था। साल 2017 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन टेप की जांच का आदेश सीबीआई को दिया था। पश्चिम बंगाल में इसे बीजेपी बनाम तृणमूल की जंग के तौर पर देखा जा रहा है। तृणमूल केंद्र सरकार पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही है। ममता सरकार ने भी बीजेपी नेताओं के खिलाफ कई मामले खोल दिए हैं। सीआईडी ने भ्रष्टाचार के आरोप में बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह को नोटिस जारी किया है। उत्तर 24 परगना में उनके घर के बाहर नोटिस चिपकाए गए हैं। उन्हें 25 मई को कोलकाता में पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल मामला एक स्थानीय सहकारी बैंक से जुड़े 4 करोड़ रुपए के कथित भ्रष्टाचार का है। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह साल 2018 में इस सहकारी बैंक के अध्यक्ष थे। सीआईडी के आदेश पर अर्जुन सिंह ने कहा है कि सीआईडी के सामने पेश होने के संबंध में अपने वकील से सलाह लूंगा। ये तो हम कराने के लिए तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं। अब कोर्ट क्या डिसीजन देगा ये तो अलग बात है। पहले तो मैं अपने लॉयरों से बात करूंगा, आज बात करूंगा कि हमें क्या करना चाहिए। इस मामले में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप है, तो इसमें हमें उनको अधिकार है कि नहीं है सीआईडी को इसका चिट्ठी, इसके लिए नोटिस देने का। ये सब सारी बातें हैं जो टेक्निकल इशू हैं, जो मैं बहुत विस्तार से नहीं बता सकता हूँ। बीजेपी बनाम तृणमूल की जंग के बीच टीएमसी सूत्रों के मुताबिक ये खबर आई है कि ममता बनर्जी विधानसभा का उपचुनाव भवानीपुर सीट से लड़ेंगी। वो उनकी पुरानी सीट है। आज ही भवानीपुर के टीएमसी विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय ने इस्तीफा भी सौंप दिया है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट से चुनाव हार गई थी। उन्हें शुभेंदु अधिकारी ने हराया था।